हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको क्लास 10 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस यानी कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मैं एक्चुअली आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वस्तुनिष्ठ, कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि आपको इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना चाहिए और वो भी लिख लिख कर याद करना चाहिए, ठीक है ना कि सिर्फ मुंह से बोल के। लिख के याद करेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। और ये संभावित प्रश्न बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में छप जाए। ओके, तो जब एग्जाम में पेपर में छपेगा तो आप भी अपना आंसर शीट में छाप देना अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो आईडी से फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि एमसीक्यू 1 नंबर वाला सवाल है वो बहुत ही काफी इंपोर्टेंट, एकदम चुन चुन करके सवाल आपके लिए लाया हूं। देखिए क्या बोलता है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। मतलब कौन सा रुधिर का एलिमेंट है जो ब्लड को रोकने में मदद करता है। जब रक्तस्राव होता है, जब खून बहता है ना, तो उसको रोकने में मदद कौन करता है। तो प्लेटलेट्स नाम का एक अवयव है, एक एलिमेंट्स है रुधिर में पाया जाने वाला, वो जो है ब्लड को रोकने में मदद करता है। ब्लड जब बहता है, खून बहता है तो उसको रोकने में मदद करता है। आगे सवाल पढ़ते हैं, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। आप जानते हैं वृक्क को किडनी बोलते हैं, तो किडनी जो किस बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आपने जैव प्रक्रम में उत्सर्जन पढ़ा है, पोषण पढ़ा है, शोषण पढ़ा है, परिवहन पढ़ा है। तो वृक्क क्या करता है, उत्सर्जन। और उत्सर्जन का सबसे मुख्य पार्ट कौन है, वृक्क है। नेक्स्ट सवाल, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ये सब एकदम चुना हुआ सवाल है, VVI सवाल 100% मुझे लगता है कि एग्जाम में छपेगा और आपने पढ़ना ही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लार ग्रंथि, अगर अमाशय, यकृत, थायराइड। तो आप याद कीजिएगा, यकृत ग्रंथि जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए, सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, होमवर्क के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। यानी कि अमाशय जो हमारा पेट स्टोमक है उसमें कौन सा अम्ल स्रावित, मतलब कौन सा अम्ल निकलता है। अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, तो कौन सा अम्ल निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अगला सवाल है, कौन उभयलिंगी जंतु है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो मतलब इस चैप्टर से देखा जाए तो बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उभयलिंगी जंतु कौन है, केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो केंचुआ क्या है, उभयलिंगी जंतु। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि, तो आपने पढ़ना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती है, जैसे मुकुलन हो गया, पुनर्जनन जनन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, विखंडन हो गया। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से जो है हाइड्रा का जनन होता है। इसके अलावा एक और है, वो है ईस्ट। तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों का जो है मुकुलन विधि से क्या होता है, जनन होता है। आगे अंडाणु निषेचित होता है, बहुत ही काफी इंपोर्टेंट ये जो है क्वेश्चन आपके लिए है। अंडाणु निषेचित होता है, बहुत बार सवाल पूछा भी गया है ना। योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नालिका से, अंडाशय से। तो कहाँ होता है, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका। एक्चुअली यहाँ पे में होना चाहिए, से नहीं। फैलोपियन नालिका में जो है अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है। आगे सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। हर साल सवाल पूछा है ये वाला, हर साल पूछा है, ठीक है ना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे, दुर्मिका, जिसको सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आगे सवाल है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। जो तंत्रिका कोशिका है वो क्या कहलाती है, साइटोन, न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट। तो न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। एक फिर आपके लिए यहाँ पे होमवर्क देते हैं कि किस जीव की तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है ना। किस जीव की तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, बताओ। सबसे बड़ी कोशिका है, बताइए किस जीव की कोशिका तंत्रिका कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका है। ये होमवर्क में बताना आपको। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये शायद सवाल रिपीट हो गया है, यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है ना। यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ा होता है, ठीक है ना। तो मानव के शरीर की किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। कितना, 23 जोड़ा। अगर युग में बोले तो जोड़ा और संख्या बोले तो 23 दूना 46 हो जाएगा, ठीक है। आगे, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का
पिता किसे कहा जाता है? तो याद कीजिएगा, आनुवांशिकी का पिता कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, जिसने बताया था कि एक माता पिता से जो उसका गुण है, आनुवांशिक जो गुण है वो बच्चों में पहुंचता है, माता पिता से पहुंचता है, उस गुण को बोलते हैं आनुवांशिक गुण। ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है ना, यानी कि इसको बोलते हैं समताप मंडल में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समताप मंडल में। ओके, चलिए आगे, बस सवाल खत्म होने वाला, बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, हालांकि चारों को याद करना है, लेकिन सुरंगम यानी कि केरल का है, और आप इसके से केरल वाला सवाल हर बार जब भी पूछा है ना सवाल, सुरंगम ही पूछा है, दूसरा नहीं पूछा है, लेकिन किताब में दिया हुआ और भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आपका मेन सेक्शन शुरू होता है जो कि है सब्जेक्टिव, और ये आपको एग्जाम में मिलेगा 2 नंबर वाला सवाल, ठीक है ना। चलिए देखिए, लसिका क्या होता है, इसके कार्यों का वर्णन करें। देखिए, लसिका श्वेत संवहनी उत्तक है, यानी कि लसिका क्या है? श्वेत है, श्वेत मतलब व्हाइट कलर का है, और संवहनी उत्तक मतलब संवहनी, समझ रहे हैं? संवहनी किसको बोलते हैं? संवहनी बोलते हैं जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा रक्त प्लाज्मा को सम्मिलित रूप लसिका या रक्त उत्तक द्रव कहता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि लसिका जो होता है श्वेत रक्त कोशिका और रक्त प्लाज्मा से बना होता है ना। लसिका किसका बना होता है? रक्त कोशिका, जो श्वेत रक्त होता है आरबीसी, और प्लाज्मा, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? लसिका बनता है, ठीक है। अब इसके कार्य जानते हैं। लसिका द्वारा उत्तकों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन, सरलतम भोजन, भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन का वितरण होता है। किसके द्वारा? लसिका द्वारा जो होता है, उत्तकों की जो कोशिका है उसमें ऑक्सीजन पहुंचता है, किसके द्वारा? लसिका द्वारा। भोज्य पदार्थ पहुंचना है, हार्मोन का वितरण होता है। कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, मतलब कोशिकाओं में जो पाचन क्रिया होता है उसके बाद बने कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अपशिष्टों का भी विसरण कोशिकाओं के से उत्तक द्रव में होता है, ठीक है। यह वसीय भोज्य पदार्थ को आंत से सिरिये रक्त में पहुंचाता है। मतलब जो वसा वाला जो भोजन है ना, उस वाला वसा वाला भोजन को पदार्थ जो होता है उसको आंत से सिरिये रक्त तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल हमारा तीनों का इसका कार्य हो गया, लसिका का कार्य हो गया। अब इंग्लिश में मैंने डाल दिया, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने हिंदी में समझा दिया है। ये सवाल भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, बायोलॉजी का, परागन किसे कहते हैं? और परागन की परिभाषा, या तो दोनों सेम सवाल है, परागन किसे कहते हैं या पर परागन किसे कहते हैं, दोनों सेम है और दोनों का आंसर भी एक ही होगा। देखिए, परागनों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागन कहलाता है। बात में समझ में आ रही? परागनों का परागन होता है, जैसे कि मेल फीमेल में कैसे होता है, अंडाणु शुक्राणु, वैसे बोला गया परागनों का परागकोश से। तो परागकोश किसमें पाया था? पुरुष वाला जो फूल होता है, नर पुष्प होता है, नर पुष्प का जो जनन होता है उसको बोलता है परागकोश है। अब नर पुष्प का जो परागकोश है, तो स्त्री केसर के वर्तिका, यानी कि नर जो मादा जो फूल होती है उसका स्त्री केसर के वर्तिका पर जो पहुंचता है परागकण, उसी को कहते हैं परागन। उस क्रिया को क्या कहते हैं? परागन। समझ में आई मेरी बात? ये है, मान लें ये नर फूल है और ये है मादा फूल। अब नर फूल में जो परागकोश है, उस परागकोश से स्त्री केसर के पास निकल के क्या जाएगा? वर्तिका में जाएगा, और वर्तिका स्त्री केसर के अंदर है, तो वो स्त्री केसर के वर्तिका में जाएगा। तो ये जो जाने का जो प्रोसेस हो रहा, इसी को क्या बोलेंगे? परागन कहें। पर परागन, यदि एक पौधे के पुष्प के परागनों का प्रकीर्णन दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक हो तो ऐसे परागन को पर परागन कहते हैं। अब क्या बोला जा रहा? पर परागन, यदि एक पौधे के पुष्प के परागनों का प्रकीर्णन दूसरे पौधे से होता है, तो जो परागन होता है ना, वो एक ही पौधे का फूल से, और उसी पौधे में दूसरा फूल जो है, एक मान के एक पौधा है, इसमें एक फूल यहाँ पे नर वाला, यहाँ पे मादा वाला, तो इससे बीज निकल के इसमें चला गया, तो ये बोलेंगे परागन। और पर परागन मतलब एक पौधा यहाँ पे है, दूसरा पौधा यहाँ पे, और इसका जो है परागन जो है वो निकल के इसमें चला गया, दूसरा पौधा में चला गया। वही बोला गया, एक पौधे के पुष्प परागनों का प्रकीर्णन दूसरे पौधे के स्थित पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं? पर परागन कहते हैं। पर परागन क्रिया हेतु एक बाह्य कर्तव्य के अनिवार्य। अब जाहिर बात, पर परागन के लिए बाहर क्रिया अनिवार्य। अब कौन कौन बाहर क्रिया? पर परागन होने के लिए चाहे पानी के माध्यम से, चाहे हवा के उड़ के चल जाता है कि नहीं, ये सब माध्यम से पर परागन होता है। तो आप इसको ऐसे आप समझ के इसको लिखिए अच्छे तरीके से।
पादप हार्मोन होता क्या है, देखिए समझिए, आपको ना कभी भी ये नहीं दिमाग में रखना कि सर आपने जो बताया उसी को रट जाना है। हाँ, इस बात को लिखिए, लेकिन आप ना इसको अपने माइंड से बनाइए, अपने माइंड से एक सहल बनाइए, इसको आसान बनाइए और उसको समझ जाइए, है ना, और उसके बाद आप लिख दीजिएगा आराम से। देखिए पादप समझ रहे, पौधा, और हार्मोन, जो हार्मोन पौधों में पाया जाता है, पौधों की जैविक क्रियाओं, यानी कि पौधों के अंदर जो क्रियाएं हो रहा है, जो क्रियाएं संचालन हो रहा है, उसमें पानी का पहुंचना हो रहा है, पौधा बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है ना, मोटा हो रहा है, पत्तियां गिर रही है, पत्तियां मुरझा रही है, पौधे के अंदर जो फल पक रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सबको बोला गया जैविक क्रिया। अब जैविक क्रिया के बीच कंट्रोल करना, समन्वय को मतलब कोऑर्डिनेट करना, उसको कंट्रोल बोल सकते हैं। तो समन्वय स्थापित करता है, हाँ भाई कितना बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, कितना लंबा होना है पौधों को, कितना मोटा होना, तो इसके बीच अगर समन्वय है, कोऑर्डिनेट है, उस वही करने वाला एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता पौधों में, उसको क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि पौधों के अंदर जैविक क्रियाओं का जो समन्वय करता है, और उस समन्वय करने वाला जो रासायनिक पदार्थ है, उसी को तो बोलते हैं पादप हार्मोन। जैसे हमारे बॉडी में भी होता है हार्मोन। ये पौधे अब क्या काम है, देखो ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। अब पौधे के भाग में पहुंचता है, अलग अलग भाग पहुंचता है, वो वृद्धि करता है, या तो उपापचय क्रिया उसको कंट्रोल करता है। ये मूलतः विसरण की क्रिया द्वारा बहुत अल्प मात्रा में अपने संश्लेषण स्थल से प्रकाश के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। ये मूलतः विसरण की क्रिया द्वारा, ठीक है ना, विसरण की क्रिया द्वारा बहुत कम मात्रा में जो है अपने संश्लेषण स्थल से, जो संश्लेषण स्थल क्या है, पत्तियां है, तो उस स्थल से पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। तो देखो आपको अगर तीसरा लेना उतना ज्यादा टफ लग रहा ना, तो आप इतने दूर तक लिख दीजिएगा, काफी है, ठीक है ना, आपको नंबर मिल जाना है। और एक उदाहरण बता देंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये पादप में पाए जाने वाला 5 जो है हार्मोन है। तो आप अगर पूछेगा उदाहरण बताए तो लिख दीजिएगा, नहीं पूछेगा तो भी लिख दीजिएगा, गलती नहीं होगा, बल्कि आपको नंबर मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे इंग्लिश वाला है, आप इंग्लिश वाला बच्चे नोट डाउन करें। अब आगे सवाल काफी है, 5वां नंबर वाला। चौथा नंबर, हमारे शरीर में अम्ल की क्या भूमिका। अम्ल, जो हमारे शरीर में HCl अम्ल, यहाँ पे मतलब क्या हुआ, HCl। इस सवाल को ऐसे ही बोला जा सकता है कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, अमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, आपने पढ़ा, अमाशय में जठर ग्रंथि। अब अमाशय में ग्रंथि, इसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, और उस जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है, लिख दीजिएगा कि हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि है, उस जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब वो अम्ल करता क्या है, एक पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम से पाया जाता है, जो निष्क्रिय है, एकदम डीएक्टिव है, कुछ काम के लायक नहीं है, और वो क्या करता है, HCl क्या करता है, इसको एक्टिव करता है। क्या करता है, एक्टिव पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है। यानी कि HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। तो पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है, जो एकदम चुपचाप से बैठा हुआ, कुछ नहीं काम कर रहा, और जैसे पेप्सिन में बदला एकदम एक्टिव हो गया। अब वो क्या करता है, अब पेप्सिन क्या करता है, भोजन जो हम लोग करते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं, उस प्रोटीन पे क्रिया करता है और उसको पेप्टोन से बदलता है। कितना मजेदार का सवाल है ना। HCl का किया, इसको धक्का मारा, यानी कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन पे क्या क्रिया किया, और पेप्सिनोजन को क्या किया, पेप्सिन में बदल दिया, और पेप्सिन जैसे एक्टिव हुआ, प्रोटीन पे काम करना शुरू कर दिया, प्रोटीन को पचाना शुरू कर दिया, और प्रोटीन जो है पेप्टोन्स में बदल दिया। यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। कौन, HCl के बारे में बोला जा रहा है। HCl जीवाणुनाशक, जो हम खाते हैं, कुछ बैक्टीरिया चला गया पेट में तो उसको नष्ट करता है, तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आप इस सब बातों को ऐसे पढ़ो, आपको यार लिखने में तो आराम से लिखा जाएगा। जब बात को समझ के पढ़ोगे ना तो आराम से लिखा जाएगा। इंग्लिश वाला बच्चे नोट करना। और आखिरी सवाल पढ़ते हैं, समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। देखिए, जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक समान हो, यानी कि बनावट एक हो, संरचना एक हो, उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो, यानी कि उत्पत्ति भी एक ही, जैसे कि कुदरत की उत्पत्ति है, बनावट भी उन्होंने किया सेम बनावट, इसका भी 2 हाथ उसका भी 2 हाथ, ऐसे मान लो 2 जीव, लेकिन विभिन्न वातावरण में रहने के कारण ये भिन्न भिन्न कार्यों का निष्पादन करता है। अब देखो यहाँ पे हिंदी आ गया, आप इसको लिख सकते हैं कि जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से तो समान होते हैं, लेकिन काम के हिसाब से उसका अंग जो है अलग अलग कार्य करता है, लेकिन काम के हिसाब से देखा जाए तो उसका अंग अलग अलग काम करता है, ठीक है ना। अब हमारा हाथ देखिए, अब कुत्ते का अग्रपाद देखिए, ठीक है ना, उसके अलावा अच्छा हमारा हाथ देखिए, और पंछी का पंख देखिए, पंछी आगे बनावट तो लग रहा, पंछी का पंख क्या कर रहा,
काम उसका उड़ने का काम है, हमारा हाथ कुछ और काम करने का है। देखिए समजात अंक उसको बोलेंगे समजात अंक, यानी कि बनावट सेम रहेगा, सेम बनावट, लेकिन उसका काम अलग अलग रहेगा। जैसे मेढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य का आग्रपाद, आग्रपाद मतलब आगे वाला पैर। देखिए मेढक का जो अगला पैर है वो क्या करता है, उससे खाता भी है पकड़ पकड़ के, है ना। पंछी का भी देखिए उससे पकड़ के खाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली चलते हैं, है ना। बिल्ली का जो आगे वाला पैर होता है बनावट सेम है, बिल्ली का पैर देखिए, अपना पैर देखिए सेम बनावट है, उसका भी पैर में घुटना पाया जाएगा, हम लोग पैर में, उसके भी पैर में छोटी छोटी उंगलियां पाई जाएगी। लेकिन बिल्ली का पैर जो है पकड़ के खाता भी है, हाथ की तरह काम करता है, लेकिन अपना पैर हाथ की तरह काम नहीं करता है, अपना पैर खींच पे चलने का काम करता है। तो बनावट सेम है लेकिन काम अलग अलग है, उसी को बोलेंगे समजात अंग, ठीक है ना। अब यहाँ तो सारे कुछ लिख ही दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इंग्लिश वाले बच्चे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट लगी होगी और बहुत ज्यादा आपको सीखने के लिए मिला होगा, और क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, आपने मेरी बातों को एकदम ध्यान पूर्वक सुने होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करो, बताओ, और जो होमवर्क मैंने बताया उस होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट करो और बताओ कि आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी। आपके लिए इसी तरह से इंपोर्टेंट लाजवाब वीडियो, जो क्वेश्चन छपने की संभावना होती है, उस तरह से वीडियो आपको मिलती रहती है। अगर आप लोग पहली बार है तो आप लोग को वेलकम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जुड़े रहिए, आपके लिए इंपोर्टेंट मजेदार वीडियो आती रहेगी और आप एग्जाम में छक्का छुड़ाते रहोगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी इंपोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।